नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और अभी खबर आई है भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें उस खबर के बाद बढ़ सकती हैं। ज़मीन आवंटन का मामला है, सरकार उस पर जाँच बिठा रही है, सरकार उस पर जाँच कर रही है और भूपेंद्र हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने-माने पत्रकार, द प्रिंट के सेवाएँ दे रहे हैं आजकल, सुशील मानव जी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी, नमस्कार शिरोन जी। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से दर्शकों से जुड़ने का। सर ये पूरा पूरा क्या घटनाक्रम है सर? वेलकम सर। क्या घटनाक्रम है थोड़ा बताइए? भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई क्या? जेल जा सकते हैं क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते फिलहाल। मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए वैसे ये मामला पुराना है, पहली बात। अ, इसकी जो एफआईआर है, वो सीबीआई ने 2016 में दर्ज की थी और ये मामला 2013 का है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका अब नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, इसका एक शुरू से ये रहा है कि जो ये इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, ये इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट दिया करते रहे, देते रहे हैं। और उसके लिए प्रोसीजर रहा है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, वो आवेदन करते हैं और आवेदन को फिर एक जो कमेटी होती है, वो इंटरव्यू करके और उसमें कई मापदंड होते हैं, उसके बेसिस पे उनको अलॉट करती है। जी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ साथ हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी थे, तो ये आवंटन जो है इसके मतलब कमेटी के चेयरमैन वही हुए ना, क्योंकि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो चेयरमैन थे। हालांकि इंटरव्यू को प्रोसेस वगैरह में कोई मुख्यमंत्री का रोल नहीं होता, वो तो नेचुरली जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है और बाकी अधिकारी मिलकर करते हैं। इसमें क्या था कि सीबीआई ने जब 2016 में एक एफआईआर लॉन्च की थी, तो उसमें ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हुडा के HUDA हुडा के चेयरमैन रहते हुए नियमों में ऐसा बदलाव किया जिसकी वजह से जो जिन लोगों को दिया गया वो वैसे उस दायरे में नहीं आ पाते, मगर नियमों में बदलाव करके उनको दिया गया। 2008 में एक कोई भिवानी में इसी तरह के प्लॉट आवंटन का मामला था, जो कि हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद जो जब एफआईआर लॉन्च की गई थी, तो उसमें ये भी कहा गया था कि उसके बाद इन्होंने जो आवेदनकर्ता का जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्या अगर वो जिस जिस तरह की इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहा है, क्या उसके पास उतने साधन है या नहीं है। तो जी। उसके 25 पॉइंट होते थे। उसके 25 पॉइंट को अ, इनकी एफआईआर के मुताबिक उसको घटा के 10 पॉइंट कर दिया गया था। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटस है, जो उसके सिर्फ टोटल अगर एक आप कहें कि 50 पॉइंट के अंदर में से गिने जाने हैं, उनमें से 25 अगर फाइनेंस के थे, तो अब सिर्फ वो 10 रह गए थे। इसी तरह से जो इंटरव्यू था, मौखिक इंटरव्यू में आके क्या बोलता है वो, उसके अगर कुल 10 पॉइंट थे, तो उसको बढ़ा के 25 कर दिया गया था। इसमें भी जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि जो जो एफआईआर में जो बात आई थी कि हमेशा से ये होता है कि जो नियम बनाए जाते हैं वो आवेदन से पहले के होने चाहिए, क्योंकि जब कोई आवेदक है, उसको आवेदन करते हुए पता होना चाहिए कि नियम क्या है। मगर ये जब नियम बदले गए थे, ये जनवरी की पहले हफ्ते में आवेदन की लास्ट डेट गुजर चुकी थी, उसके लगभग 10-15 दिन के बाद नियम बदले गए थे। और एफआईआर में ये भी कहा गया है कि उस नियम बदलने की वजह से ये लोग इसके लिए एलिजिबल हो गए, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं हो सकते थे। अब इसके अंदर जो नाम जो सामने आए हैं, जिन जिन लोगों को आवंटित हुए हैं, वो थोड़े बड़े इंटरेस्टिंग नाम हैं। जैसे कि दो नाम है, रेणु हुड्डा और नंदिता हुड्डा।
ये बताया गया है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनका जो गांव, पैतृक गांव है सांगी, वहीं की रहने वाली है और उन्हीं की गोत्र की भी है। अच्छा, एक डीएस संधू इनके स्कूल के समय के सहपाठी रहे हैं। उनके बेटे कंवरप्रीत संधू को भी एक प्लॉट। नहीं, ये कुछ लोगों का नाम बताया जा रहा है, आपने जिक्र किया, लेकिन हाँ जी, इसमें पॉलिसी बनाई सरकार ने, एक पॉलिसी जी, तो सही बनाई, पॉलिसी हाँ पर जी। सवाल खड़े कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि पॉलिसी गलत थी, ताकि कुछ ये लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई थी। सवाल सवाल इस बात पे हो रहे हैं कि पॉलिसी को, पहली बात तो बदला गया, दूसरा ये कहा गया कि बदला भी तब गया जबकि आवेदन की आखिरी डेट, जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, वो गुजर चुकी थी। यानी कि एप्लीकेशन आने के बाद राइट, इसको बदला बदला गया, गया। ठीक है। तो अब क्या, फिर ये आज भी क्या आया। हुआ? उसके बाद 2013 की पॉलिसी है, 2016 में एफआईआर हुई, आज क्या हुआ उसमें? आज फरवरी के महीने में इन्होंने 3 लोगों के लिए सैंक्शन के लिए गवर्नमेंट को लिखा था, जिसके अंदर 2 सीबीआई तो ने। हुड्डा के ऑफिसर हैं। जो हुड्डा के 2 ऑफिसर हैं, उनके लिए लिखा था। उन दोनों के लिए सरकार ने परमिशन, सैंक्शन दे दी है प्रोसिक्यूशन की। हालांकि इसके अंदर एक आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं, जो कि डीएसएन नांगल उनका नाम है, जो उस वक्त पे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे। राइट। तो उनकी जो परमिशन है, वो परमिशन देने की पावर सरकार के पास नहीं होती है, वो डीओपीटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो वहां इन्होंने लिख रखा है, ये उनका नाम था डीपीएस नांगल, ये इंटरव्यू कमेटी के अध्यक्ष थे, और उनके लिए जो है इन्होंने डीओपीटी को लिखा हुआ है। जबकि जो 2 अधिकारी थे, जिसमें एक तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट तनेजा, और एक आज 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 क्या हुआ सरकार की सर? आज तरफ, हाँ जी, आज आज सरकार की आज तरफ से सैंक्शन दे दी गई है। क्या भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जांच की? नहीं, उसमें जांच तो हो चुकी है। जांच तो आप ये देखिए ना, 2016 से चल रही है। अब तो सीधी चार्जशीट से पहले सैंक्शन की जरूरत पड़ती है ना। ठीक है। चार्जशीट के लिए परमिशन मांगी हुई थी। तो आज किस तो किस के इसके खिलाफ अंदर जांच के लिए, आज किस किस के खिलाफ चार्जशीट के लिए परमिशन दी गई है सर? ये है जी, एक तो है आपके हुड्डा के चीफ फाइनेंस कंट्रोलर, एससी कांसल थे उस वक्त पे। आईएएस है ये? ना, नहीं, नहीं। अच्छा, आईएएस ठीक है की, सर, यही। आईएएस को के बारे में सैंक्शन देने की पावर हरियाणा सरकार के पास नहीं होती है। केंद्र डीओपीटी के पास। सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पेंशंस करके ना, डीओपीटी जिसको ट्रेनिंग होता है, जी। पर्सनल ट्रेनिंग, हाँ, वो देते हैं। और दूसरे जो थे, फॉर्मर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट बीबी तनेजा, ठीक इन है 2 सर। के बारे में परमिशन मिल गई है। क्योंकि अब ये देखिए ना कि जो पॉलिटिकल लोग हैं और जो बाकी आपके जो बेनिफिशियरीज है, उनके लिए तो परमिशन की जरूरत नहीं है। जो बेनिफिशियरीज है, उसके लिए तो परमिशन की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल। तो तो अब क्या ये होगा? जो अगर अब भूपेंद्र हुड्डा के लिए झटका कैसे है सर ये? ये इसलिए है कि अब जो सीबीआई है और इवन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी, वो अपनी चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। पहले वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रहे थे ना, जब तक ये सेक्शन के बिना। ठीक है। तो आप ये कहिए कि जो प्रक्रिया, जो कानूनी प्रक्रिया रुकी हुई थी इतने समय से, वो अब शुरू वो होगी। शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब वंस जब चार्जशीट, जब कोर्ट के अंदर किसी भी क्रिमिनल केस में जब चार्जशीट पेश की जाती है, नेक्स्ट स्टेप होता है चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। चार्जेस राइट। फ्रेम करने के बाद फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, फिर डिफेंस एविडेंस और आर्गुमेंट और फैसला। तो प्रक्रिया जो है वो यहाँ तक पहुंच गई है, मतलब। बराबर। तो ये तो फिर झटका तो है ही सर, पर परेशानी तो बढ़ेगी हुड्डा हाँ, की, ऑफ कोर्स, भूपेंद्र ऑफ हुड्डा। कोर्स। देखा जाए तो ये आज का नहीं है। वही बात है कि 2016 से चला आ रहा था, मगर एक प्रोसेस जो अभी रुकी हुई थी इस वक्त पे, अब वो, उसको जो हरी झंडी दे दी गई है, ये कह सकते हैं सरकार की तो तरफ इसमें से। कौन कौन लोग शामिल हैं सर? आप नाम बता रहे थे।
हाँ जी। एक तो नग्गल का नाम बताया आपने और संधू देखिए, का नाम, और कौन-कौन लोग हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहले तो जो इसके हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तो भूपिंदर सिंह हुड्डा, ठीक है सर। उसके जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो कि इंटरव्यू कमेटी के चेयरमैन भी थे, डीपीएस नांगल, ये आईएएस ठीक है अधिकारी सर। थे। राइट। एक ये जो है चीफ फाइनेंस कंट्रोलर एससी कांसल, और ठीक है। उसके बाद आपके डिप्टी सुपरिटेंडेंट बीबी तनेजा, ये तो अधिकारी हो गए। अब आ गए बेनिफिशियरीज में। हाँ, बेनिफिशियरी में रेनू हुड्डा और नंदिता हुड्डा, ये मैंने आपको बताया कि ये सांगी गांव से हैं। राइट। एक डीएस संधू के बेटे कंवरप्रीत संधू हैं। एक सीएम के ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, बलदेव राज बेरी के की बहू हैं मोना बेरी। एक गणेश दत्त रतन करके बताया गया कि ये हुड्डा साहब के साथ टेनिस खेलते थे, ये कहा गया उसमें एफआईआर में। एक उनके निजी सचिव रहे कोई सिंह राम के बेटे प्रदीप कुमार। इसी तरह से एक जो है ये एक एक है थानेसर के विधायक, पूर्व विधायक रमेश गुप्ता, उनके पिता अमन गुप्ता कांग्रेस विधायक थे, उनके पिता। एक लेफ्टिनेंट कर्नल ओपी दैया, ये इनके करण सिंह दलाल के रिश्तेदार हैं। एक सुनील कत्याल, अगर आपको ध्यान हो तो ये राइट टू सर्विस कमीशन के अंदर मेंबर रहे हैं। ये रोहतक पे पहले लीगल प्रैक्टिस करते थे, और ये सुनील कत्याल के बेटे डागर कत्याल का नाम है। एक जस्टिस एमएस सुल्लर, उनकी जो है बहू हैं मनजोत कौर। ये भी बताया गया है कि हुड्डा साहब के जो मिलने वाले रहे हैं। एचपीएससी के पूर्व सचिव संजीव भारद्वाज, ये अब पार्टी के अंदर मतलब एक्टिवली कांग्रेस में है। इनके पिता सिद्धार्थ भारद्वाज, इनका भी नाम है इसमें। चलिए, और बेसिकली ये बेनिफिशियरीज हैं। एफआईआर में लिखा गया है, अब कोई किसी का नजदीकी होना तो कोई जुल्म है नहीं, वो तो कोई ना कोई हाँ, किसी के ऑफ साथ कोर्स। एसोसिएटेड होता ही है, उसमें क्या बिल्कुल, हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, वो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। पॉलिसी लेवल पे क्या लैप्सेस हुए हाँ, हैं, वो है सवाल। हम तो बात वही कर रहे हैं जो एफआईआर में ये भी लिखा हुआ है। एफआईआर में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो इसका रेट तय किया गया है 6400 रुपए प्रति वर्ग गज, हाँ, हाँ। जो कि बाजार मूल्य से तो कम हमेशा होता ही है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर्कल रेट से भी कम था। ये कहाँ-कहाँ तो यूं आवंटित कहा किए गया गए कि थे उस प्लॉट्स वक्त। थे सर? ये इंडस्ट्रियल हाँ प्लॉट जी, थे क्या? ये किस तरह के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स प्लॉट। थे? इंडस्ट्रियल? और ये कहाँ-कहाँ पे थे और ये ये मामला कहाँ चल रहा है? ये पंचकुला में ही थे। आप अगर आप पंचकुला में, जैसे हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी देखा होगा आपने, हुडा का दफ्तर, साथ में इंडियन एक्सप्रेस का दफ्तर है। हाँ उन जी, दोनों हाँ। के बीच में उन दोनों के बीच में नेशनल हेराल्ड जिसको लेके केस चल रहा था, वो भी, ये सारे इंडस्ट्रियल प्लॉट ही बेसिकली। ओके, ओके। हाँ जी, हाँ जी। उनमें से ही ये उन इन लोगों को भी आवंटन किए गए होंगे। मतलब ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये तो हो गए सभी 6 सेक्टर वाले। ये प्लाट तो सारे 6 सेक्टर में ना, हुड्डा का भी है, और बहुत सारे दफ्तर उसी के अंदर है। इवन आप ये देखेंगे कि जो पुलिस हेडक्वार्टर है हरियाणा का, वो भी उन्हें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में बना हुआ है। वो उसी की बैक साइड ही तो पड़ता है ना वो भी, जहाँ पे बराबर। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का उसके साथ लगता है, उसका है अपना ये जो अ, आपका नेशनल हेराल्ड का जिसको लेके विवाद है, उसके साथ वाला कॉर्नर वाला शायद इंडियन एक्सप्रेस का है, जिसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग है इस वक्त पे। बराबर, बराबर। हाँ जी। मैं समझ गया। चलिए सर, अब देखते हैं ये इसमें ये अब क्या आगे कार्रवाई होगी। अब अगला स्टेप क्या होगा जी, सर इसमें? चार्जशीट आएगी अब तो सीधी? नेचुरली इसके बाद चार्जशीट आएगी, क्योंकि जब सरकार ने इनके बारे में सैंक्शन दी है, तो नेचुरल है कि वो डीपीएस नांगल की तो सैंक्शन तो आ ही जाएगी, बराबर। क्योंकि वो तो सेंटर से आनी है। तो वो आने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है चार्जशीट का होगा। चार्जशीट के बाद चार्जेस फ्रेम होते हैं, फिर एविडेंस शुरू हो जाती है। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में?
हाँ जी, हाँ चलिए, देखते हैं सर इस पे जो अपडेट आएगा। पर जी। जी, जी। भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई, आपका ये कहना है। जी, जी। तो हैदी नया है। केस का मतलब नया खुल गया है इस वक़्त ना, उनके लिए, राइट। तो जो आपका कि बहुत लंबे समय धन्यवाद से सर, आप इस जुड़े वक़्त। हमारे साथ। धन्यवाद जी, बहुत-बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद मच। आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, नमस्कार। थैंक यू।